Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मैट्रिक्स क्या होता है वो देखते हैं। तो मैट्रिक्स का डिफाइन अगर करते हो तो मैट्रिक्स को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है ऑफ व्हाट, ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस इन रोज एंड कॉलम्स, है ना। अगर नंबर और फंक्शन को हम लोग रोज और कॉलम्स में लिख दे और उसको फर्स्ट या थर्ड ब्रैकेट के अंदर उसको रख दे तो वो मैट्रिक्स बन जाएगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, देखो यहाँ 2 रोज हो गया और 3 कॉलम हो गया और इसको इस ब्रैकेट के अंदर भर दिया तो ये बन गया मैट्रिक्स। समझ गए? अब मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। तो ये सब लेटर्स की मदद से क्या करेंगे? मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। अब मैट्रिक्स को देखो, ये फर्स्ट ब्रैकेट की मदद से भी लिखा जा सकता है। देखो ये मैट्रिक्स, सेम मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो कोई टीचर्स ऐसे लिखेंगे, कोई टीचर ऐसे लिखेंगे मैट्रिक्स को। ठीक है। नहीं मतलब एलिमेंट्स तो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि नंबर ही हो सकता है कि इसके अंदर में फंक्शंस आ जाए, साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, है ना। फंक्शंस भी आ सकता है या फिर फंक्शन और नंबर्स दोनों का कॉम्बिनेशन आ सकता है। 1 साइन एक्स कॉस एक्स 1। ठीक है, समझ हो ना। तो ये नंबर्स और फंक्शंस का एंट्रीज नंबर और फंक्शंस हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, या फिर सिर्फ नंबर्स या सिर्फ फंक्शंस भी हो सकता है। तो ये इसको कहा जाता है मैट्रिक्स। ठीक है। अब ये मैट्रिक्स का ये सब जो एंट्रीज है ना, इनको एलिमेंट्स कहा जाता है। ये एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट हो गया। समझ गया ना। और ये एलिमेंट्स का जो पोजीशन है, ये पहला रो और पहला कॉलम में है ना, इसलिए हम इसको क्या कहेगा? A11। ये A11 क्या है? साइन एक्स। और ये क्या हो गया? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है ना 1 2, ये क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। समझ गया ना। और ये जो एंट्री है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 1। 2 1 क्या है? कॉस एक्स। और A22 क्या है? साइन एक्स। समझ लो, है ना। ये सारे एंट्रीज हैं, है ना। ये सारे एंट्रीज हैं, एंट्रीज या फिर इनको कहा जाएगा एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो एलिमेंट्स को जनरली हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? ए आई जे से। ए बताता है कि वो एलिमेंट कौन से रो में है, जे बताता है कि वो एलिमेंट कौन से कॉलम में है। समझ में है ना। और वो रो और कॉलम का इंटरसेक्शन हमको पोजीशन देता है एलिमेंट का। समझ गए बात को? ठीक है। उसके बाद आ जाता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, तो ऑर्डर क्या होगा? तो देखो हमें पता होना चाहिए कि कितना नंबर ऑफ रोज है। नंबर ऑफ रोज पता होना चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम्स पता होना चाहिए ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हमें नंबर ऑफ रोज पता है, नंबर ऑफ कॉलम्स पता है, जैसे कि ये एग्जांपल ले लेते हैं ये मैट्रिक्स का, तो हमें पता है कितना रोज है। नंबर ऑफ रोज कितना है? 2 रोज है ना। ये रो नंबर 1, ये रो नंबर 2। और कितना कॉलम है? 3 कॉलम है ना। 2 रोज है और 3 कॉलम है, तो कॉलम 3 हो गया। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पहले लिख लेता हूं, मैट्रिक्स 4 5 6। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2/3। जितना रोज है उसको पहले लिखना है, जितना कॉलम्स है उसको बाद में लिखना है। नंबर ऑफ रोज पहले और नंबर ऑफ कॉलम्स बाद में, और बीच में मल्टीप्लीकेशन लगाना है ऑर्डर लिखने के लिए। लेकिन जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे बाय 2/3 मैट्रिक्स। ठीक है। अब ये वाला क्या है? ये बताओ, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2/2 मैट्रिक्स है ना। ये भी 2/2 मैट्रिक्स है। अगर हम ये मैट्रिक्स लिख दिया तो इसका ऑर्डर बताओ। इसका ऑर्डर 1/1 मैट्रिक्स है ये। ठीक है। तो ये ऑर्डर हो गया, ऑर्डर क्लियर हो गया। ठीक है। तो अब क्वेश्चन देता हूं, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ। ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा? ऑर्डर 3/4। और बताओ जो एलिमेंट्स है A23 A33, है ना, ये सबका वैल्यूज बताओ। A33 A42, है ना, ये सब का मुझे वैल्यूज बताओ। ये सारे एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स का वैल्यू बताना है। 42 नहीं है, 4th रो नहीं, एक सेकंड, 4 नहीं है, ये है 3 3 4। ओके, 3 4 का 0 हो जाएगा, 3 3 का -5 हो जाएगा, 2 3 का 2 3, है ना, 7/5। ठीक है। कैसे निकालते हैं इसको? देखो सेकंड रो में जाना है ना, सेकंड रो में जाना है थर्ड कॉलम में, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये एलिमेंट मिलता है। फिर ये थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये एलिमेंट मिलता है। थर्ड रो फोर्थ कॉलम, तो ये एलिमेंट मिलता है। समझ गए? ओके। तो ऐसे करके हम लोग
ऑर्डर और जो एलिमेंट्स है ना, उसको हम लोग निकाल सकते हैं। कोई भी एलिमेंट दे दिया हमें निकालने के लिए, हम निकाल सकते हैं। ऑर्डर क्या होगा वो भी बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला चीज है नंबर ऑफ मैट्रिसेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। ओके, अगर हमें ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स पता है, हमें अगर ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स पता है, तो हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं? देखो, मान लो एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर दिया हुआ है 2/3, है ना, इसका ऑर्डर 2/3 है, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू क्या करना है तुम्हें? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएगा मैट्रिक्स में। तो 2 3 जा 6, यानी 6 एलिमेंट्स है इस मैट्रिक्स के अंदर में। समझ में है ना? बस तुम्हें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स मल्टीप्लाई कर देना है, उससे तुम्हें क्या मिल जाएगा? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सॉरी, उससे तुम्हें क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स। अगर तुम्हें ऑर्डर पता है तो तुम ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? उस मैट्रिक्स के अंदर का एलिमेंट्स। समझ गए? ओके, देखो, अगर हमें इसका रिवर्स देखते हैं, ठीक है। इसका रिवर्स क्या होता है? अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है, तो हम लोग, है ना, if number of elements in a matrix is given, can we find its exact order? ठीक है, अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है एक मैट्रिक्स का, तो हम क्या एग्जैक्ट ऑर्डर निकाल सकता है उस मैट्रिक्स का? एग्जैक्ट ऑर्डर, तो आंसर है नो। हम लोग उस मैट्रिक्स का एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं निकाल सकता है। इनफैक्ट हम लोग क्या निकाल सकता है? ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर हमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो अगर प्राइम है तो 2 पॉसिबल ऑर्डर होगा, और अगर कॉम्पोजिट है तो मोर देन 2 पॉसिबल ऑर्डर होगा। समझ रहे हो बात को? अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? प्राइम है, तो हम 2 पॉसिबल ऑर्डर बना सकते हैं। मान लो एक मैट्रिक्स है, उसके पास 5 एलिमेंट्स है, तो उसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है? एक मैट्रिक्स है, उसके पास 5 एलिमेंट्स है, तो उसका क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है? उसका पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है 1/5 या फिर 5/1। देखो 5 क्या है? प्राइम नंबर है, इसलिए 2 पॉसिबल ऑर्डर है। लेकिन अगर हम एक कॉम्पोजिट नंबर ले लेता है, तो हम 2 से ज्यादा पॉसिबल ऑर्डर्स बना सकता है। क्या क्या है वो? 1/8 है ना, एक 8/1 ले लो, 2/4, 4/2, क्या और पॉसिबल है? नहीं। तो हम इनफैक्ट 2 से ज्यादा पॉसिबल ऑर्डर्स बना सकता है उस मैट्रिक्स का। समझ रहे हो ना? तो मैट्रिक्स, अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है, अगर मान लो हमें 16 एलिमेंट्स दिया हुआ है, तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है मैट्रिक्स का? 116, यस, 28, 82, 3 4 कैसे होगा? 3 4 12 होता है ना, 4 4 इतना ही होगा, यही है, ठीक है। 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बनाया जा सकता है इस नंबर ऑफ एलिमेंट्स के मदद से, ठीक है। ओके, अब हम लोग समझेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हमें कुछ चीजें दिया गया है, जैसे अगर हमें एलिमेंट्स का, देखो एलिमेंट्स को हम लोग कैसे लिखते हैं? ए आई जे, समझ रहे हो ना? अगर आई और जे के बीच में रिलेशन दिया गया है, ठीक है, रिलेशन बिटवीन आई एंड जे दिया गया हो, और दूसरा चीज क्या दिया गया हो? ऑर्डर दे दिया गया हो, तो हम मैट्रिक्स बना सकते हैं। समझ रहे हो बात को? अगर हमें आई और जे के बीच में रिलेशन दे दिया गया है और हमें ऑर्डर दे दिया गया है, तो हम लोग एक मैट्रिक्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, अगर हमें ए आई जे दिया हुआ है, आई बाई जे, क्या है? ए आई जे, आई बाई जे, और इसका ऑर्डर दे दिया गया है, ऑर्डर क्या है? 2/2 मैट्रिक्स है। तो पहले तो हम इसका जनरल फॉर्म बना लेंगे, मान लेंगे कि लेट जो मैट्रिक्स है वो हो गया 1 1 1 2 2 1 2 2, ठीक है, 1 1 1 2 2 1 2 2, ठीक है। ये हो गया हमारे पास मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट हम ये जो आई और जे है ना, इसका
इसके मदद से ये सारे एलिमेंट्स निकालने वाले हैं। 1 1 कर देंगे तो ऊपर में भी 1 बाई 1 यानी क्या आएगा 1 आएगा। फिर 1 2 निकाल लेते हैं तो ऊपर 1 न्यूमरेटर में 1 आई की जगह 1 बैठाना है और जे की जगह में 2 बैठाना है तो 1 बाई 2 हो गया। ए 2 1 2 1 के लिए क्या होगा ऊपर में 2 बैठेगा नीचे 1 यानी 2 हो गया। ए 2 2 क्या होगा ऊपर 2 बैठेगा नीचे 2 बैठेगा दोनों कैंसिल हो गया यानी 1 आ गया। तो हमारा जो ये मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा 1 1 बाई 2 2 1 ये रहा हमारा मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स जनरेट कर सकता है अगर हमें ये रिलेशन दिया हो गया हो और दूसरा बात ऑर्डर दे दिया गया हो तो हम लोग मैट्रिक्स जनरेट कर सकते हैं। समझ आ रहा है बात? हाँ ओके। अब देखो ऐसे ही तुम लोग ये कर सकते हो ए आई जे है ना 2i माइनस जे बाई 3। देखो ये और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3 बाई 2। ऑर्डर दिया हुआ है और रिलेशन दिया हुआ है। ऑर्डर और रिलेशन दिया हुआ है क्या हम मैट्रिक्स जनरेट कर सकते हैं इस ऑर्डर और रिलेशन से? जनरेट किया जा सकता है। तो ये तुम लोग घर पे कर सकते हो इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है बहुत ही आसान है। ठीक है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जैसे कि सेम जनरेट कर लेंगे 2 बाई 3 मैट्रिक्स। 2 बाई 3 मतलब 3 रो है 2 कॉलम है A1 1 A1 2 A2 1 2 2 A3 1 A3 2। ठीक है अब हम लोग को ये 1 1 निकालना है। A1 1 क्या होगा तो यहाँ 2 1 जा 2 है ना 2 2 माइनस 1 बाई 3 यानी 2 माइनस 1 1 बाई 3। A1 2 क्या होगा 2 इंटू 1 माइनस 2 बाई 3 यानी ये 0 हो जाएगा। उसी तरीके से A2 1 2 इंटू 2 माइनस 1 बाई 3 4 माइनस 1 यानी 3 बाई 3 यानी 1। A2 2 2 2 क्या होगा 2 इंटू 2 माइनस 2 बाई 3 4 माइनस 2 2 बाई 3। A3 1 2 इंटू 3 माइनस 1 बाई 3 6 6 से 1 गया 5 बाई 3। A3 2 3 2 क्या है 6 माइनस 2 बाई 3 यानी 4 बाई 3। ओके तो ये सारा वैल्यूज हम लोग बैठा देंगे। ठीक है देख लो चेक कर लो 3 2 जा 6 6 माइनस 2 6 माइनस 2 यानी 4 4 बाई 3 5 बाई 3। तो ये मैट्रिक्स बन गया हमारा 1 बाई 3 0 1 2 बाई 3 5 बाई 3 4 बाई 3 ये रहा मैट्रिक्स। तो अगर हमें ऑर्डर दिया हुआ गया है और आई और जे के बीच में रिलेशन दिया गया है तो हम लोग मैट्रिक्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है ओके एक मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 2 बाई 2 है। ठीक है और आई जे कैसा दिया हुआ है ऐसा 1 इफ आई इक्वल टू जे 0 इफ आई नॉट इक्वल टू जे। तो इसको जनरेट किया जा सकता है 2 बाई 2 मैट्रिक्स 2 बाई 2 मैट्रिक्स है। बहुत आसान है ना ये जनरेट करना। बताओ देख के ही बताया जा सकता है। आई और जे समान हुआ तो 1 होगा है ना मतलब इस जगह पे देखो क्या क्या 1 1 होगा 1 2 2 1 2 2। तो इस जगह में क्या आएगा बताओ 1 आ जाएगा। इस जगह में 0 इस जगह में 0 इस जगह में 1 बस। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं देखते ही तुम बता पाओगे। उसके बाद देखो अगर हमें अगर एक मैट्रिक्स दिया गया है उसका ऑर्डर हमें पता है मैट्रिक्स का और हम पता है कि क्या क्या एंट्री उसके अंदर रखा जा सकता है तो हम पता लगा सकते हैं कि कितना मैट्रिक्स जनरेट किया जा सकता है। ठीक है तो क्या कर सकते हैं हम नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस विथ गिवन नंबर ऑफ एंट्रीज और गिवन नंबर ऑफ हमें एंट्रीज दिया हुआ रहेगा कि क्या क्या हम लोग एंटर कर सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर में। हमें ऑर्डर दिया हुआ रहेगा। ठीक है मैट्रिक्स का ऑर्डर भी हमें दिया हुआ रहेगा। हमें पता है कि क्या क्या हम एंटर कर सकते हैं तो हमें बताना है कि हम कितना मैट्रिक्स जनरेट कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है इसका ऑर्डर हो गया 2 बाई 2 और जो एंट्रीज है ना एंट्रीज क्या क्या है 1 और 0 और 1 हम लोग 0 या फिर 1 एंटर कर सकते हैं 0 एंटर कर सकते हैं या फिर 1 एंटर कर सकते हैं। तो हमें बताना है कि ऐसा 2 बाई 2 मैट्रिक्स कितना बनाया जा सकता है। ठीक है तो ये देख लो हमारा मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म कैसा होगा A1 1 A1 2 A2 1 A2 2। ठीक है तो इसमें तुम्हारा परमुटेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो इस जगह को भी तुम 2 तरीके से भर सकते हो। इस जगह को कितने तरीके से भर सकते हो A1 1 को कितने तरीके से भर सकते हो 2 वेज है ना या तो यहाँ पे 1 लिख सकते हो या 0 लिख सकते हो। उसी तरीके से तुम A1 2 को भी 2 तरीके से भर सकते हो A2 1 को भी 2 तरीके से भर सकते हो A2 2 को भी 2 तरीके से भर सकते हो है ना। यानी ये सारा काम तुम्हें एक साथ करना है ना। यानी तुम्हें यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगा देना है यानी सबको मल्टीप्लाई कर देना है। सबको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 टू दी पावर 4 यानी 16, यानी 16 पॉसिबल मैट्रिसेस बनाया जा सकता है, जिसका एंट्री ऐसा होगा 1 0 0 0, ऐसा हो सकता है एक होगा 1 1 0 0, एक होगा 0 0 1 1। समझ रहे हो ना? इस तरीके से कितना मैट्रिसेस बनाया जा सकता है? 16 मैट्रिसेस बनाया जा सकता है विद एंट्री जीरोस एंड वंस। आ रहा है बात समझ में? अब अगर ये क्वेश्चन को थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया जाए, यानी एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3/3 है, या हाँ 3/3 मैट्रिक्स है, और इसका एंट्रीज क्या है? 0 और या 0 बैठा सकते हो या 1 बैठा सकते हो, तो कितना पॉसिबल मैट्रिसेस बनाया जा सकता है? कितना पॉसिबल मैट्रिसेस बनाया जा सकता है विद एंट्री 0 और 1? हाँ 9, नो गलत। वन नाइन नहीं, इसका आंसर गलत तुमने बताया। देखो हो रहा है क्या कि 3/3 मैट्रिक्स है, 3/3 मैट्रिक्स यानी 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक है, अब तुम्हारे पास 9 प्लेसेस है, पहले तुम्हारे पास कितना प्लेसेस था? 4 प्लेसेस था। अब तुम्हारे पास जो 4 प्लेसेस था और एंट्रीज क्या क्या इंसर्ट कर सकते थे? 0 या 1, यानी 2 एंट्री भर सकते हैं, और कितना जगह था तुम्हारे पास? 4 जगह था, इसलिए पावर 4 चला गया। ये नंबर, ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एंट्रीज है ना, ये हो गया जो पॉसिबल एंट्रीज है वो यहाँ आ जाएगा, और जो ऑर्डर है या नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो यहाँ आ जाएगा, पावर में आ जाएगा। ठीक है, पॉसिबल एंट्री इन बेस में, और एलिमेंट्स जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो पावर में आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉसिबल एंट्री 0 1 है, यानी 2 एंट्री पॉसिबल है, और कितना प्लेसेस है, कितना एलिमेंट्स है इसके अंदर में है? 9 एलिमेंट्स है, तो पावर 9 आ जाएगा, यानी 2 कितना हो जाएगा? 512। ठीक है, 512 मैट्रिसेस बनाया जा सकता है। समझ गए ना? अगर हम एंट्रीज हमें 0 दे दिया, 1 दे दिया, 2 दे दिया, तब कितना बना सकते हो? कितना मैट्रिसेस बनाया जा सकता है? तो देखो बेस में ये आ जाएगा, जो एंट्रीज है 3 आ गया, और पावर में क्या आ जाएगा? पावर में 9 आ जाएगा, जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो पावर में आ जाएगा। ठीक है, कितना है? 19683, ये है ना? हाँ, समझ गए ना ये कैसे किया जाता है? आसान है। अच्छा, इससे पहले देख लो ये तो नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है। तो डायगोनल एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स को कहा जाता है जिसका i और j इक्वल होता है। जैसे ये सारे एलिमेंट्स को डायगोनल एलिमेंट्स कहा जाएगा, क्योंकि इनका i और j इक्वल है। समझ लो डायगोनल एलिमेंट्स किसको कहा जाता है? जिनका i और j है ना, उनका जिस रो में होंगे वही कॉलम में होंगे, वो सब एलिमेंट्स को डायगोनल एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पहला आ जाता है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं? वो मैट्रिक्स जिसका पास सिर्फ एक रो होता है, उसको रो मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, एग्जांपल देखो 1 2 3, ये एक रो मैट्रिक्स है, ये एक रो मैट्रिक्स है, एक रो मैट्रिक्स है। इसमें देखो तीनों में तुम्हारे पास एक ही रो है। देखो 1 रो 3 कॉलम, यहाँ पे 1 रो 2 कॉलम, यहाँ पे 1 रो और 1 कॉलम। तीनों में अगर हम इन जनरल बोले तो ए आई जे, ठीक है, जो यहाँ पे m होता है, m की जगह 1 होगा, और n का वैल्यू चेंज होते चला जाएगा। m का वैल्यू यहाँ पे फिक्स्ड हो जाएगा 1, यानी एक ही रो होगा। कॉलम तुमको जितना मर्जी है उतना बनाते जाओ, 2 बनाना है, 3 बनाना है, 4 बनाना है, 10 बनाना है, बनाते जाओ, लेकिन रो क्या करना है? एक ही रखना है, तो उसको रो मैट्रिक्स कहा जाएगा। इसी तरीके से कॉलम मैट्रिक्स डिफाइन होता है। ओके, कॉलम मैट्रिक्स देखो, कॉलम मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होगा? जिसके पास सिर्फ एक कॉलम होगा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारा कॉलम मैट्रिक्स है। 3 रो है, 1 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम। ठीक है, तो ये देखो सेकंड पार्ट फिक्स्ड है, पहला वाला पार्ट जो मर्जी हो सकता है।
लेकिन अगर सेकंड पार्ट यानी जो n है वो फिक्स्ड हो गया तो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहा जाएगा, अगर वो 1 हो गया तो aij m/1 ये क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब एक ऐसा मैट्रिक्स देखो जो रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स है, वो ये है, ये मैट्रिक्स जो है वो रो मैट्रिक्स भी कहलाएगा, वो कॉलम मैट्रिक्स भी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एक रो है और एक ही कॉलम है। समझ आया ना, इसके पास एक रो है और एक ही कॉलम है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, रॉ मैट्रिक्स कहा जाएगा। इसको दोनों ही मैट्रिक्स कहा, रॉ मैट्रिक्स भी बोला जाएगा और कॉलम मैट्रिक्स भी बोला जाएगा। समझ गए? ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स या वॉइड मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका सारा एंट्रीज ही जीरो हो, उसको जीरो मैट्रिक्स कहा जाएगा। उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऑर्डर 2/2 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है। क्या जरूरी है? जरूरी है एंट्रीज, सारा एंट्रीज, जो भी एंट्रीज हो सारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और इसको रिप्रेजेंट भी जीरो से या ओ से किया जाता है, यानी ओ इक्वल टू क्या होगा, देखो ये मैं लिख रहा हूँ 0 0 0 0, ये एक जीरो मैट्रिक्स है ना। अकेले अगर इसको ऐसे भी लिख दे तो ये जीरो मैट्रिक्स है ना। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो कैसा भी मैट्रिक्स हो अगर उसका सारा एंट्री जीरो है तो वो जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा, या नल या वॉइड मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो सारे मैट्रिक्स को कहा जाता है जिनका रोज और कॉलम्स इक्वल हो, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, उनको स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे देखो 1 2 3 4, देखो इसके पास जितना रोज है उतना ही कॉलम्स है ना। तो ये क्या है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, क्या होना चाहिए, इन जनरल हम लिख देगा। ठीक है, देखो ये भी हो सकता है ना 1, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जितना रो है इसके पास उतना कॉलम है। ठीक है, ये मैट्रिक्स देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, इन जनरल aij एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे m/n, यहाँ क्या होना चाहिए, अगर इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना है तो m शुड बी इक्वल टू n, m और n इक्वल होना चाहिए, तभी हम ये मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकता है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स, देखो हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स को, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा अगर उसको डायगोनल मैट्रिक्स होना है तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स और नॉन डायगोनल एंट्रीज शुड बी जीरो। नॉन डायगोनल एंट्रीज जितने भी है सारे जीरो होना चाहिए। यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मैंने बताया था ना, अगर मान लो एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, इसका डायगोनल एलिमेंट्स बताओ, क्यों नहीं है, ये सारे को डायगोनल एलिमेंट्स कहा जाता है। 1 1 2 2 3 3 सेम है ना, जो रो में है वही कॉलम है, जो रो में है वही कॉलम है, जो रो में है वही कॉलम है, तो इनको डायगोनल एलिमेंट्स कहा जाएगा। तो इसका जो ये डायगोनल एंट्रीज रहने वाला है, क्या बोला है, सिर्फ नॉन डायगोनल एंट्रीज यानी ये सारे को क्या होना पड़ेगा, ये सबको जीरो होना पड़ेगा, ये सबको जीरो होना पड़ेगा। अगर ये सारे जीरो है तो इस मैट्रिक्स और ये साथ ही साथ क्या है, साथ ही साथ स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स और साथ ही साथ नॉन डायगोनल एलिमेंट जितने भी है सारे जीरो है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो इस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाएगा। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स से डायगोनल मैट्रिक्स बन सकता है जिसका सारा नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो। हाँ, ये सारे जीरो होने चाहिए। एक मैट्रिक्स अगर तुम देख रहे हो इसका सारा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अगर जीरो देख रहे हो तो उसका नाम डायगोनल मैट्रिक्स होगा। समझ गए? ओके, अब देखो नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स किसको कहा जाएगा, एक डायगोनल मैट्रिक्स को ही स्केलर मैट्रिक्स कहा जा सकता है अंडर सर्टेन कंडीशन। सर कंडीशन क्या है, जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है, देखो नॉन डायगोनल एंट्रीज तो जीरो ही होने वाला है, क्योंकि एक स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स ही स्केलर मैट्रिक्स होगा, यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे जीरो। अब डायगोनल एलिमेंट्स जो है a1 1 a2 2 a3 3 जितने भी है, ये सब एक पर्टिकुलर रियल नंबर होना चाहिए। एक पर्टिकुलर रियल नंबर अगर है, ये सारे जो डायगोनल एंट्रीज है ये सब सेम होना चाहिए और एक फिक्स रियल नंबर होना चाहिए, तो हम उस केस में उस डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कह सकता है। फॉर एग्जांपल
1 0 0, अच्छा 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। देखो ये डायगोनल मैट्रिक्स है ना, ये डायगोनल मैट्रिक्स, हाँ सारा नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो, और जो डायगोनल एंट्रीज है वो सारे सेम है ना, सारे सेम अगर होते हैं तो उसको कहा जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो एक स्केलर मैट्रिक्स ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन सकता है अगर उसका जो डायगोनल एलिमेंट्स है, क्या है डायगोनल एलिमेंट्स दैट इज इस केस में के लिया ना हमने, है ना, डायगोनल एलिमेंट्स को क्या माना? के माना। अगर ये सारा डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू सेम हो जाए और इक्वल टू 1 हो जाए, सेम होने से वो स्केलर हो जाएगा, और अगर उसका वैल्यू 1 हो जाता है तो हम क्या कह सकता है कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स देखो 1 0 0 1, ये क्या है? ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 by 2। फिर नेक्स्ट देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं बताओ? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं? हाँ ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये देखो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है, एक स्केलर मैट्रिक्स भी है ना। इसका सिर्फ डायगोनल एलिमेंट ही एग्जिस्ट करता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उसका नॉन जीरो, उसका जीरो होने का क्वेश्चन ही राइज नहीं होता है ही नहीं, तो फिर जीरो क्यों करेंगे? समझ में है ना? तो जो डायगोनल एंट्री है वो सेम है और वो इक्वल टू 1 है, ये डायगोनल एलिमेंट ही तो है ना, A11 डायगोनल एलिमेंट है और वो डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू 1 है। जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे A11 A22 A33 जो भी रहे, वो सारा का वैल्यू 1 होना चाहिए। उस केस में है ना, उस स्केलर मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, या डायगोनल मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं अगर उनका सारा डायगोनल एंट्रीज 1 है। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग I से। अगर हम I1 लिख रहा है यानी हम 1 by 1 मैट्रिक्स का बात कर रहा है, I2 लिख रहा है इसका मतलब हम 2 by 2 मैट्रिक्स 2 by 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बात कर रहा है, I3 लिख रहा है इसका मतलब 3 by 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बात किया जा रहा है। ठीक है, ये I1 I2 ये इसका ऑर्डर बताता है ना। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स में तुम देखोगे, स्क्वायर मैट्रिक्स जरूरी नहीं कि अगर एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 by 2 मैट्रिक्स है तो उसको बार बार 2 by 2 ही मैट्रिक्स कहा जाए। उसको हम लोग कह सकते हैं इट इज A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, स्क्वायर बोल दिया, ऑर्डर 2 बोल दिया यानी 2 by 2 होगा। अगर A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 यानी 3 by 3 मैट्रिक्स होगा। समझ गए? ओके, तो हमें बताना है कि ये सारे मैट्रिसेस में कौन सा टाइप का मैट्रिसेस ये सारे हैं। ठीक है, ये बताना है कौन सा मैट्रिक्स, कौन सा टाइप का मैट्रिक्स है ये। बताओ ये पहला वाला कौन सा टाइप का मैट्रिक्स है जो अभी हमने टाइप पढ़ा ना, उसे ये टाइप में एक टाइप का है ये, बताओ। हाँ डायगोनल, इसको मोर प्रिसाइजली बोला जाए डायगोनल तो है, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसका सारा डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है, डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही। मोर प्रिसाइजली ये क्या है? एक स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि सारा डायगोनल एंट्रीज इक्वल है। ठीक है, ये बताओ ये रो है, यस ये रो मैट्रिक्स है। ये बताओ यस ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स। वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को कब कहा जाएगा कि वो दोनों इक्वल है? मान लो ये एक मैट्रिक्स हो गया M by N, दूसरा मैट्रिक्स हो गया P by Q। अंडर व्हाट कंडीशन A इज इक्वल टू B? इसका कंडीशन बताना है, क्या क्या कंडीशन में इक्वल हो सकता है। तो कंडीशन नंबर 1, इसका रो और इसका रो सेम होना चाहिए, इसका कॉलम और इसका कॉलम सेम होना चाहिए, यानी दैट इज A और A and B must have सेम ऑर्डर। क्या होना चाहिए? पहला कंडीशन A और B का दोनों का ही ऑर्डर सेम होना चाहिए। समझ आ रहा है बात? A और B दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि उनका जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल, उनका जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो इक्वल होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी इसका अगर A11 का बात करें तो इस मैट्रिक्स का वो किसके इक्वल होना चाहिए? B11 के। इसका अगर A12 है तो किसके इक्वल होना चाहिए? इस मैट्रिक्स के B12 के इक्वल होना चाहिए। इसका 22 A22 इसका B22 के इक्वल होना चाहिए। एग्जाम्पल, मान लो एक मैट्रिक्स है, इसका है X1 0 और Y, और नेक्स्ट मैट्रिक्स है B, वो है 1 या 4 Z 0 5। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स हो गया और ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो तुम्हें बताना है कि X का वैल्यू क्या होगा, Y क्या होगा और Z क्या होगा।
पहले तो देखो दोनों इक्वल है या नहीं, ये जो लिखा गया है सही है कि नहीं, दोनों का ऑर्डर पहले चेक करो, ऑर्डर सेम है या नहीं, दोनों का ऑर्डर सेम है, क्या बोल रहे हो, दोनों का ऑर्डर सेम है, 2/2 ये भी 2/2, दोनों का ऑर्डर सेम है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट कंडीशन 2 देखो, कंडीशन 2 क्या बोल रहा है कि उसका सारा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होने चाहिए, यानी ये जो है ये किसके इक्वल होना चाहिए, 4 के इक्वल होना चाहिए, तो इससे हमें x का वैल्यू मिल जाएगा 4, y का वैल्यू क्या होगा 5 होगा और z का वैल्यू 1 होगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि बोल दिया गया ना दे आर इक्वल, इक्वल है तो हम लोग पहले तो चेक कर लेंगे ऑर्डर ठीक है, तो यानी इक्वल हो सकता है। इक्वल कब होगा, जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा, उस केस में दोनों मैट्रिक्स इक्वल कहलाएगा। ये क्वेश्चन बनाओ, देखो ये दोनों ही मैट्रिक्स 2/2 है, ठीक है, और बीच में इक्वल टू साइन है, यानी ये दो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा। 3c + 6 = 12, a - d = 2, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, a + d = -8, और ये इसके इक्वल होगा 2 - 3b = -4, ठीक है, इसको इधर भेज दो। 3c = 12 - 6, 3c = 6, c = 6/3 कट जाएगा, यानी c का वैल्यू आ गया 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको इधर भेज दो, 2 + 4 = 3b, 6 = 3b, 6/3 = b कट जाएगा, यानी b = 2 आ गया, ठीक है। अभी ये दोनों को सॉल्व करना है, तो इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, 1 + 2 कर दो, 1 + 2 करोगे तो a - d + a + d = 2 + -8, ये और ये कैंसिल हो गया, 2a = -6, a = -6/2 कट जाएगा, a का वैल्यू आ गया -3, ठीक है। इसका वैल्यू किसी एक में पुट कर दो इक्वेशन 2 में, तो a का जगह -3 लिखो, d = -8, ये उधर भेज दो, d = -8 + 3 यानी -5, d का वैल्यू -5 आ गया। अब इसमें बैठा दो ab - cd, ab का वैल्यू -3, b का वैल्यू 2, -2 × -d, -6 +10, तो कितना हो जाएगा ये 4, यस, इसका आंसर क्या होगा A 4।